नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन और आप देख रहे हैं इनकट। जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, वहीं पर सियासत के जानकार क्या कहते हैं। क्या जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शिंदे का चेहरा थोड़ा सा मायूसी से भरा था, इस पर और दिल्ली में बैठा आला कमान क्या सोच रहा है, इस पर उधर अजीत दादा पवार क्या करेंगे, इस पर इन सभी मुद्दों पर मेरे साथ राजनीति के जानकार हैं शिवदेव सिंह हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे शो में। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, दिल्ली जाने का सिलसिला चालू है, एयरपोर्ट पर नेता दिख रहे हैं इस तरह से। और जिस तरह से आज अगर आपने देखा हो कि जो एकनाथ शिंदे थे, उनके चेहरे पर जो है वो लालिमा उड़ी हुई थी, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, कहते हैं कि राजनीति में ना हमेशा कोई दोस्त रहता है, ना हमेशा कोई दुश्मन। अच्छा राजनेता वही है जो सभी दरवाजे खुले रखता है। अगर आपने देखा होगा तो ये मेरा अपना अनुमान है कि जब ये इलेक्शन लड़ा गया था, महायुति का निर्माण किया गया, जिसमें अजीत पवार जी हैं और हमारे शिंदे भाई हैं और फडणवीस जी हैं, इन्होंने एक महायुति का निर्माण करके ये इलेक्शन जो था वो लड़ा। बात थी कटोगे, अब कटोगे तो बटोगे, एक मुद्दा उछाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कहीं ना कहीं फडणवीस जी के दिमाग में ये शायद शंका रही होगी कि क्या जनता हमको वो बहुमत दे पाएगी जिससे हम अपने जो मुद्दे हैं वो लेके आगे बढ़ें। इसलिए उन्होंने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शिंदे साहब को आगे रख के ये इलेक्शन लड़ा। क्योंकि शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जितना भी समय उनको मिला उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये विश्वास नहीं था कि वो बहुमत में आ जाएंगे। तो एक होता है ना, क्या दो फैक्टर है जो शिंदे को आगे रखना, शिंदे को आगे रखना ये काम आ गया, कटोगे या बटोगे ये काम आ गया, या जो पैसे बांटे गए बहनों के नाम पर वो काम क्या आया? देखिए, जनता को क्या चाहिए? राहत, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे किसी भी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम चालू, जैसे लाडली बहन, तो उससे हुआ क्या, मुद्दा तो रहा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, जैसे शिंदे साहब वो गद्दारी का लगता रहा कि आप शिवसेना से, आप बाला साहब से गद्दारी करके आपने अलग से पार्टी बना ली, वो एक अलग मुद्दा था। अब इतने बड़े दिग्गज को छोड़ के निकलना और बीजेपी का साथ लेकर और शिवसेना का निशान तक ले लेना कि असली शिवसेना यही है, उसको साबित करना, ये एक बहुत दुर्गम कार्य था। लेकिन इसमें कहीं बीजेपी का एजेंडा धूमिल ना हो जाए, इसलिए ये मुद्दे उछाले गए, कटोगे तो बटोगे। और फिर अगर आपने देखा होगा तो मुंबई के जगह जगह पर आपको देवा भाऊ के नारे लगते थे कि लाडली बहन पर ये मार्केटिंग प्रोपोगंडा था। ये होता है, चाहने वाले लोग हैं, मार्केटिंग प्रोपोगंडा बहुत जबरदस्त बीजेपी ने किया होगा। बिल्कुल होता है। अगर जितना आप राजनीति को समझते हैं और मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश करूं तो यही होगा कि उसे बकायदे उसे चोला पहनाया गया प्रोपोगंडा पर। यस, कि कैसे देवा भाऊ का फोन आएगा, और फोन पे आवाज आएगी, मी देवा भाऊ बोलते है। सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज और जाननी है सर, कि इस तरह की राजनीति जो मुझसे कहीं ज्यादा राजनीति आपने देखी होगी, इस तरह की राजनीति जो चल रही है, कटोगे तो बटोगे, और इस तरह फिर आया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो इन शब्दों की जरूरत राजनीति में पड़ने लग गई है क्या? मतलब इस तरह की राजनीति होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि जो देश सेवा का जो भाव था वो कहीं ना कहीं अब दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। आज के युग में जो राजनीति है ना, वो वास्तव में राजनीति है, जनता सेवा नहीं रह गई। इसमें कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है।
देखिए मैं अभी उस दिन की बात है जिस दिन इलेक्शन था, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो काम वाली बाई आई तो कहने लगी सर आप तो कल छुट्टी रखेंगे ना। मैंने कहा क्यों छुट्टी क्यों, कल इलेक्शन है ना। मैंने कहा हाँ इलेक्शन तो है, तो कल छुट्टी नहीं रखिएगा। मैंने कहा इलेक्शन 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, मुझे आपके ऑफिस में काम करूँगा। अरे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और आप छुट्टी नहीं रखेंगे। मैंने कहा भाई सरकार चाहे बीजेपी की आए, चाहे शिवसेना की आए या कांग्रेस की आए, काम तो मुझे करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी नारा जनता के ऊपर असर उस वक्त करता है जब जनता को किसी से उम्मीद होती है। तो क्या बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा लोग एक्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल करेंगे, और ये कहीं ना कहीं होगा कि वो हिंदू एकजुट हो जाएगा, इस तरह का कोई बात हिंदू एकजुट होने की या दूसरे समुदाय के एकजुट होने की नहीं है। जब तक जनता का ये भाव रहेगा कि कोई ऐसा नेता उतरेगा जो हमें राहत देगा आगे, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो, जब तक ये जनता के दिमाग में ये चीज नहीं जाएगी तब तक असल में जनता सेवा वाली भावना आएगी ही नहीं। तो ये अब कहां से आएगी? अब तो इसका सीधा सीधा देखिए, जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था तब भी ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। बहुत महंगाई है। मुझे याद है सन 1990 में 1000 रुपये के ऊपर मैं नौकरी करता था, महंगाई तब भी थी। आज मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, महंगाई तब की वही। चीज़ों के अगर भाव बढ़े हैं तो उसके हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन रुपए का मोल गिर गया। जितना मुफ्त में आप चाहोगे उतना भार आप पर आएगा। तो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में गैस दी जा रही है, ये कहां से आएगा? मुफ्त में 1500 रुपए दी जा रहे हैं, दिल्ली में लाइट फ्री हो गई है, तो ये कहाँ? अब हमारे जो प्रिय नेतागण हैं, जो जनता के सेवक हैं, उनकी जेब से तो जाएगा नहीं। उनका कौन सा अपना बिजनेस चल रहा है? किसकी जेब से जाएगा? जनता जो इनकम टैक्स दे रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। एक मुझे ये लग रहा है कि पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में राजनीति का एक पैटर्न बदला। कुछ दल बदलते थे, कुछ अपने कार्य की शैली बदलते थे। एक वक्त आया भाषा बदलने लग गई है। अब एक वक्त ऐसा आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद भी बदले जा रहे हैं। तो ये बदलाव रुकेगा कहाँ? ये बहुत सोचने वाला विषय में है और बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि इसकी आखिरी इसकी पराकाष्ठा क्या है? कहाँ रुकेगा ये? देखिए कहाँ रुकेगा जाकर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये रुकेगा तब जब हम लोग लिटरेट होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि 2024 में, यानी कि 21वीं सदी की आधी सदी निकल गई, अभी भी आपको बांटने के लिए मंदिर मस्जिद का नारा जरूरी है क्या? क्या आपके पास अपने परिवार को पालने के सिवा सोचने का कोई और मौका है क्या? बहुत गंभीर बात है। अगर है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से अपने परिवार को पालने के लिए सक्षम नहीं हैं। जब मुझे ये यकीन है कि मैं अपना परिवार पाल सकता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकता हूं, उनको अच्छे संस्कार दे सकता हूं, तो मुझे किसी की ओर ताकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्यों ये ज़रूरत पड़ती है कि कोई नेता उतरेगा और आके महंगाई कम कर देगा और मेरे घर? बचत किसको कहते हैं? किस चीज़ की बचत बताइए ना मेरे को। आज आप गरीबों को, जो आदमी मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकता था, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि एक मिट्टी से उठा इंसान अर्श पर पहुंच गया? अगर आप ये सोचेंगे कि कोई नेता आएगा, कौन मुझको पैसा ज्यादा दे रहा है, मेरी बेटी को पैसा ज्यादा दे रहा है, इस बात को आप मुद्दा बनाकर आप किसी भी उम्मीदवार को चुनते हो, इसका मतलब क्या है? कहते हैं चोरी का माल मोरी ने। मुफ्त का पैसा कभी भी फलता नहीं है। क्या करेगा वो? आपकी हड्डियों को जंग लग जाएगा। मैं वहीं फिर आ रहा हूँ कि अभी जो ट्रेंड शुरू हुआ है मुफ्त में देने का,
लाइट दे दी जाएगी, इतनी यूनिट राशन दे दिया जाएगा, गैस के बाटले दे दिए जाएंगे। ये सारे जो ये मुफ्त के जो ये दे दिए जाएंगे और 1500 रुपये हर महीने आएंगे, कई हज़ार करोड़ रुपए दे भी दिए गए, आखिरी में क्या, फिर क्या, ये लोड कहाँ जाएगा? ये आज की जनरेशन को उठाना होगा। अब जनरेशन को उठाना होगा तो जीडीपी का क्या, जीडीपी कहाँ जाके गिरेगी? और जीडीपी गिरेगी तो फिर वही ताही होगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के आह्वान, इस तरह के जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, बेसिकली ये लॉलीपॉप है, इस तरह के लॉलीपॉप जो दिए जाते हैं, इससे तो फिर एक तरह से देखा जाए तो 1500 रुपये घर बैठे हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं। हमसे बहुत बड़ी आबादी चाइना की है। आपने जो मेरे से प्रश्न किया था उसका उत्तर आपने खुद दे दिया। हमसे बहुत बड़ी एक आबादी चाइना की है। यस, चाइना में इस तरह हमसे अच्छा ग्रोथ भी है उनका, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर मैंने अभी एक रिसर्च के मुताबिक मैंने पाया कि वहाँ पर लगभग 60%, 60 साल के जो लोग हैं 60% वर्क कर रहे हैं, वो उन्हें कोई मुफ्त में कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि ये रोका कैसे जाएगा, यहाँ पर इसे कैसे स्टॉप किया जाए, लगाम कैसे लगाई जाए? देखिए, मैंने अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने शुरू में ही ये बात बोल दी थी कि जब तक आप लिटरेट नहीं होंगे, आपके ईवीएम के ऊपर एक कोने में लिख देना कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, मैं शर्ती आपको बोल सकता हूँ 0.001% भी लोगों ने इसको यूज नहीं किया होगा। जिसे नोटा का, यस, जिसको नोटा बोलते हैं, नॉट ऑफ दीज ऑल। अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा, इस वक्त मैं बताऊं, देखिए मेरी 65 साल की उम्र होगी, 65 साल की उम्र में भाई कांग्रेस ने 60 साल कुछ नहीं किया, चलो अब बीजेपी को देखते हैं। अब बीजेपी 15 साल से है, बीजेपी कुछ नहीं कर रहे, हम किसी तीसरे को ढूंढेंगे। हम खुद तैयार क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों नहीं नकार रहे हैं कि जो लोग जनता की अनपढ़ता का, इलिटरेसी का फायदा उठा रहे हैं, हम उनको नकार क्यों नहीं सकते? उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमको पता है कि ये देश की 60% जनता जो सरकार चुनती है वो इलिटरेट है। नहीं, देखिए लिटरेसी का जो स्तर है, लिटरेसी का जो एक पैमाना था वो बढ़ा। जो पहले था 70 के दशक में 80 से, अब लिटरेसी थोड़ी सी ऊपर आई है। उसके बाद जैसे ही ऊपर आते ही अब दिखा कि कुछ लोग लिटरेट हो गए हैं। अब लिटरेट होने के बाद ये दे दिया गया कि भैया आप कटोगे तो बटोगे। अब जब 100% साक्षर हो जाएंगे तो क्या नया नारा दिया जा सकता है? तो मुझे ये समझना होगा कि इस पर, जैसे मान लीजिए सरकार आती है, एक सरकार इस तरह से बनाई जाए कि इस तरह के नारों पर बैन क्यों ना कर दिया जाए? क्यों ना इस तरह के नारे क्यों दिए जाए? क्या जरूरत है? कटोगे तो बटोगे, तो सेफ रहोगे। बैन कौन करेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि बैन कौन करेगा? क्या आप PIL डालने के लिए तैयार हैं? अगुवाई कौन करेगा? बड़ा सवाल तो ये है। इसी चीज का तो फायदा है। अगर इस पूरे इंटरव्यू में या इसमें या आगे मैं ये कहूँ कि शिव जी, मुझे एक बात बताइए कि आखिरी अगर पंच लाइन आपको कहनी उस इंटरव्यू की कि एक मैसेज छोड़ना हो तो क्या छोड़ा जा सकता है आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़िए, समझिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। सरकार कोई भी हो, सरकार चुनिए कि आपके जो मुद्दे हैं वो हल हों। मैं एक छोटी सी इसको यानी कि कट शॉर्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो वोटिंग का जो परसेंटेज है ना, वो आपको मेट्रोज में कम मिलेगा। इस बार ही देखा हमने, मेट्रोज में आपको कम मिलेगा। मेट्रो से बाहर निकलेंगे, आप अर्बन एरियाज में जाएंगे, अर्बन एरिया से बाहर निकलेंगे तो रूरल एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में लिटरेसी बढ़ रही है, राजनीति को लेकर एक उदासीनता पैदा हो रही है। ये बढ़िया, ये समझ, एक उदासीनता पैदा हो रही है कि चाहे छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा छुरी के ऊपर, कटना खरबूजे को ही है। मैं तो कहता हूं हमारे देश की राजनीति में यह भी होना चाहिए कि अगर कोई, आप देखिए, मैंने आपसे वादा किया, मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने बोला जी मैं आपको पूरे महीने का राशन फ्री दूंगा हर जनता को।
आप ऐसे लोगों को नकार क्यों नहीं सकते? चलो ठीक है, नहीं नकारा, आपने उसको एक मौका दे दिया, नहीं काम कर रहा। हमारे संविधान में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि जो सरकार जनता की मांगों पर खरा नहीं उतर रही है उसको तो 5 साल का सर्टिफिकेट दे दिया, वो काम करे या ना करे आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, फिर किसी के हाथ में अपनी लगाम देनी पड़ेगी, फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये हमारे काम करेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे संविधान में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि अगर सरकार जनता की उम्मीदों के ऊपर खरी नहीं उतरती उसको 1 साल में उतार के बाहर फेंका जाए ना? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? इसके लेकिन लिए ये तब होगा, कब कानून होगा में बदलाव करना होगा पूरा। हाँ, और कब करेंगे? जब ऐसे लोग आए, लिटरेसी, लिटरेसी करें। लिटरेसी मेरा सबसे बड़ा बोध, जिस दिन भारत का एक एक जन पढ़ लिख जाएगा ना, उस दिन भारत वाकई में विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया वापस बनेगा और जिम्मेदारी के साथ काम होगा। तो नमस्कार, मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारे कानों को टीवी की आवाज़ सुनने की आदत हो गई है और चिल्लाने वाले कोट पैंट के बाबुओं से निकलकर हमें भी देखिए, हम मुद्दे वही उठाते हैं जो आपके लायक हों, जिसे आप सुन सके, समझ सके। यहाँ पर तिलक और टोपी की बात नहीं होती है, यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात होती है। नमस्कार।